नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और ये है ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। पहले 3 महीनों में जो ब्लीडिंग हो जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब कभी कोई महिला कंसीव करती है, पीरियड मिस करती है, उसके बाद उसका प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही कर लेते हैं पहले या डॉक्टर के यहाँ जाके करवाते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो वो भी बहुत खुश होती है और सारे परिवार में एक खुशी की लहर सी फैल जाती है और कोई ऐसा सोचता भी नहीं है कि आगे कोई गड़बड़ हो सकती है या होएगी हमारे केस में। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये गड़बड़ हो जाती है और कुछ ही समय के बाद, जैसे पहले 10-15 दिनों के अंदर ही कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ये होने लगती है और पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमको। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो इमीडिएटली सोनोग्राफी करने का सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि प्रेगनेंसी है और यूट्रस के अंदर ही है, यूट्रस के बाहर ये एक्टोपिक नहीं है, सिर्फ ये पता चल जाता है। लेकिन ये मालूम करना बहुत मुश्किल रहता है कि प्रेगनेंसी ग्रो कर पाएगी आगे या नहीं ग्रो कर पाएगी, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में 10 से 12 दिन 15 दिन जब ऊपर हुए हैं तो जो उसका जो फीटस का पोर्शन है वो ही डेवलप नहीं हो पाता, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फीटल पोल डेवलप नहीं होता और हम ये नहीं बता पाते कि इसमें हार्ट बीट आएगी कि नहीं आएगी, ये ग्रो होगा कि नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में यूजुअली हम ये एडवाइस करते हैं कि अभी आप मेडिसिन लीजिए, बेड रेस्ट लीजिए और 15 दिन के बाद दोबारा आइए और हम एक सोनोग्राफी करके देखेंगे और उससे मालूम पड़ेगा कि अगर उन 15 दिनों में फीटल ग्रोथ हो गई है, हार्ट बीट अपीयर हो गई है, तो फिर हम ये मानेंगे कि यस, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दिस इज गोइंग टू ग्रो फर्दर। और अगर वैसा नहीं है तो हम ये समझते हैं कि शायद ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 7-8 वीक्स की प्रेगनेंसी में आते हैं पेशेंट्स, दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, सोनोग्राफी भी कराई, उसमें भी सब ठीक है, उसमें भी बच्चे की हार्ट बीट भी दिखाई पड़ रही है 7-8 वीक्स में और कहीं अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। एंड सडनली वी फाइंड दैट अराउंड 2.5 to 3 months ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग जब होती है देन दे अगेन कंसल्ट द डॉक्टर और डॉक्टर के पास जाके मालूम पड़ता है कि वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो हार्ट बीट ही बंद हो गई, कभी 9 वीक्स में बंद हो गई, कभी 10 वीक्स में बंद हो गई और अंदर ब्लड कलेक्शन भी हो रहा है। करीब 20 से 25% पेशेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 months में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन सब पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं आती। हाफ ऑफ दीज पेशेंट्स दे कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी, जैसे 10 से 12%, 13% जो है वो उनकी नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन रेस्ट हाफ जो है उसमें उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है और फिर हमें उसको टर्मिनेट करना पड़ता है प्रेगनेंसी को, या तो मेडिसिन देके या फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर जिसको हम DNC कहते हैं, डायलिटेशन क्यूरेटाज या डायलिटेशन इवैक्यूएशन, उससे वो उसको बाहर निकालते हैं और अंदर यूट्रस की जैसे सफाई कहते हैं उसको वो कर देते हैं। जिन पेशेंट्स में ये कंटिन्यू भी रहता है उनमें भी आगे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आगे दूसरे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज़्यादा रहता है, जैसे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी है वो उसका चांस थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर आगे के टाइम पे कुछ ग्रोथ रिटार्डेशन है, या एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं मॉर्बिड एडिशन ऑफ प्लेसेंटा, कि डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा जो है वो नहीं निकल रहा और उसको फिर हमें मैनुअली रिमूव करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा कॉमन है इन दोज पेशेंट्स who continue with the pregnancy, but that does not mean कि हर पेशेंट में ऐसा होगा ही। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि ब्लीडिंग अगर हो गई है हमारे फर्स्ट 3 months में तो बच्चे में मैलफॉर्मेशन होने का चांस है, ये बच्चा ठीक नहीं होगा आगे। ऐसा एक्चुअली नहीं है।
देयर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड चांस ऑफ malformations। जैसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन में 1% चांस ऑफ मेजर कंजेंटल मैलफॉर्मेशन रहता है। अगर 100 महिलाएं कंसीव करती हैं, उसमें से एक महिला को मेजर कंजेंटली मैलफॉर्म बेबी होने का चांस रहता है। और जिन महिलाओं में ब्लीडिंग हो चुकी है पहले 3 मंथ्स में, उनमें यही चांस बढ़ के यू कैन से अराउंड 4% हो जाता है। हालांकि कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि चांस में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, चाहे ब्लीडिंग हो चाहे ब्लीडिंग ना हो, बट दिस इज द यूजुअल ओपिनियन कि दे इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। और उसके लिए इतना वरी इसलिए भी आजकल नहीं करना चाहिए कि अराउंड 19 to 20 वीक्स हम एक स्कैन करवाते हैं जिसको हम टारगेट स्कैन कहते हैं, और उसमें बच्चे की बहुत डिटेल्ड में हर एक ऑर्गन की सोनोग्राफी होती है, जिससे ये डिटेल में मालूम पड़ जाता है कि कोई मैलफॉर्मेशन है या नहीं है। 3 मंथ्स में भी मालूम पड़ता है, 3 मंथ्स के स्कैन में, पर जो 4.5 मंथ्स का स्कैन होता है उसमें बहुत डिटेल में हर चीज मालूम पड़ती है। तो ऐसा तो बहुत ही रेयरली कभी हो पाता है कि सब स्कैन्स होने के बाद भी मेजर चीज पता नहीं चली और बाद में पता चली। एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आपने सुना होगा, कई महिलाएं कहती हैं कि हमें तो 2-3 महीने तक पता ही नहीं चला कि हमको प्रेगनेंसी थी, हर महीने हमको पीरियड आता रहा। दैट इज समथिंग नोन। और पीरियड, एक्सपेक्टेड पीरियड के टाइम पे थोड़ी सी ब्लीडिंग 2-3 दिन के लिए होना, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जैसी चीज है, और उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती, और ना ही उसकी वजह से ज्यादा अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी ब्लीडिंग जो यूट्रस का माउथ होता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें कोई लीजन है, कोई पॉलिप है या कहीं कोई अल्सर बन गया है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। और ये ब्लीडिंग खास तौर पे तब होती है जब सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, तब ये ब्लीडिंग प्रेसिपिटेट हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। और इस ब्लीडिंग के साथ पेन एसोसिएटेड नहीं होता। नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर ब्लीडिंग जब भी होती है उसके साथ थोड़ा सा पेन तो रहता ही है, पेन लाइक बैकएक या पेन लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल पेन। जैसा मेंसेस में पेन होता है, थोड़ा लोअर एब्डोमेन में पेन, थोड़ा बैक में पेन, थोड़ा लेग्स में पेन, उस तरह का पेन जो है इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट सेमेस्टर अबॉर्शन या फर्स्ट सेमेस्टर ब्लीडिंग के साथ। फर्स्ट सेमेस्टर में एक और ब्लीडिंग है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पहले ही बात की है, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करूंगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो, उसमें प्रेगनेंसी नॉर्मल अपनी प्लेस जो यूट्रस होता है उसमें ना होके यूट्रस के बाहर, जैसे कि ट्यूब्स में या ओवरी में या सर्विक्स में, ऐसी जगहों में वो प्रेगनेंसी होती है। और जब भी पहले 3 महीनों में, खास तौर पे पहले 2nd मंथ में ही अगर ब्लीडिंग होती है और पेन भी होता है, तो वन शुड always think in terms of ectopic pregnancy and it should be ruled out first। ectopic pregnancy का सबसे बड़ा फीचर ये है कि उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सिवियर पेन होता है, and it's a very different unnatural type of pain and it's not like a pain of a menstrual pain। menstrual bleeding वाला पेन ना होके एक ये कंटिन्यूस सिवियर पेन इन लोअर एब्डोमेन ये होता है उसमें, जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्योंकि ये बहुत रिस्की प्रेगनेंसी है, कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है, इसलिए सभी डॉक्टर्स को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए और शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड जब भी पहली बार प्रेगनेंसी हो और ब्लीडिंग हो, और जब तक सोनोग्राफी करके ये रूल आउट ना कर दिया जाए कि ये एक्टोपिक नहीं है, तब तक उसको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। अब ये पेशेंट्स पूछते हैं अक्सर कि वजह क्या है, हमको क्यों ब्लीडिंग हो रही है। 50 to 60% केसेस में ये ब्लीडिंग जो है ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से होती है। जैसे जो बच्चा है, जो कंसेप्टस है, उसका क्रोमोसोमल मेकअप ही ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप 100 बीज बोते हैं तो 100 पौधे नहीं निकलते, कुछ तो निकलते ही नहीं है, कुछ निकलते हैं तो उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। सिर्फ वही पौधे अपना फुल पोटेंशियल ग्रोथ का लेते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप ठीक है, जेनेटिक पोटेंशियल ठीक है।
उसी तरह से सिमिलरली जो कंसेप्टस होता है, अगर उसका जेनेटिक पोटेंशियल ठीक नहीं है तब वो ग्रो नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी बेड रेस्ट ले लें, चाहे आप कितने भी मेडिकेशन दे दें, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एट ऑल। तो जितने टोटल केसेस हैं, जो 10 to 15% ऑफ केसेस जो फर्स्ट सेमेस्टर ब्लीडिंग के होते हैं अबॉर्शन के, उनमें से 50 to 60% जो है वो देयर बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज ये प्रोसेस जो होती है गैमेटोजेनेसिस की, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और स्पेशली जो ओवम, जो मदर का जो एग जो बनता है, उसको बनने की जो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और उसमें जब भी कभी गड़बड़ी आ जाए, इस वजह से गड़बड़ी आ सकती है कभी कि पेशेंट की एज ज़्यादा हो। जब भी मदर या फादर उनकी एज ज़्यादा हो, या मदर के बहुत पहले, या तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ही लेट हुई हो 35 ईयर्स के बाद, या फिर मदर के पहले 4-5 बच्चे हो चुके हों और फिर उसके बाद एज ज़्यादा हो गई है, तो जो एग की क्वालिटी है वो ही ठीक नहीं है। इट्स नॉट गुड क्वालिटी एग। इसलिए जब कंसेप्टस होता है तो वो कंसीव होने के बाद भी, इम्प्लांट होने के बाद भी वो ग्रो नहीं कर पाता, बिकॉज उसका जेनेटिक पोटेंशियल ठीक नहीं। बहुत पेशेंट्स इस प्रेगनेंसी, इस ब्लीडिंग को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आसमान ही गिर गया, कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ क्यों हो गया ऐसे। ये समझना चाहिए कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उसमें 10 to 15% केसेस ऐसे ही जाते हैं, और इफ़ यू आर अनफॉर्चुनेट टू फॉल इन दैट, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ट्रीटमेंट कैसे होता है उसका? एक और कारण है यूट्राइन डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो यूट्रस है, नॉर्मली उसका जो शेप है वो एकदम ग्लोबुलर होना चाहिए, ऐसे ऊपर तक आना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये नीचे ऐसे आके यहाँ गया है, इसमें ये डिप होके यहाँ आ गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिप हुआ है और ऐसे आ गया है। तो यूट्राइन कैविटी जो है वो नॉर्मल नहीं है। जब भी यूट्राइन कैविटी एबनॉर्मल होती है, यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे केसेस में अबॉर्शन का रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है। और भी बहुत से कारण हैं इसके अलावा, जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रॉनिक डिजीजेज हैं, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, लिवर की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, क्रॉनिक डिजीजेज, उनमें हमेशा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन सब में इसका ज़्यादा चांस होता है। विमेन हु टेक अल्कोहल, विमेन हु टेक ड्रग्स, या फिर जो कैफीन ज़्यादा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना हम लोग पसंद नहीं करते फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे, क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ में। जो कैफीन है सिर्फ कॉफ़ी में नहीं होती, कैफीन जो है वो चाय में भी होती है, कैफीन चॉकलेट में भी होती है। तो एनीथिंग विच इज़ टेकन इन एक्सेस, जैसे कि आपने चाय भी 5-6 कप अगर दिन भर ले ली, तो इट इज़ वर्स देन टेकिंग 1 cup ऑफ कॉफ़ी। तो चाय भी बहुत ज़्यादा नहीं, इवन चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं। एक छोटा जो बार है चॉकलेट का, ज़्यादा से ज़्यादा आप वो ले सकते हैं एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, पेशेंट गिर जाते हैं, स्लिप हो गए बाथरूम में, या फिर एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, गिर गए उसकी वजह से। या कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉज, उसमें लड़ाई झगड़े में कभी गिर गए, या कुछ पंच अगर पेट पे पड़ गया, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी बहुत और भी वजह होती हैं, जैसे कि ट्यूमर्स होते हैं, ओवरी में ट्यूमर्स होते हैं, कभी प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, और वही उसी से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। कभी कभी वो स्ट्रक्चर उतना अच्छा फंक्शन नहीं करता और उतना अच्छा प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन नहीं कर पाता, एंड इस वजह से भी ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर पाती और अबॉर्शन हो जाता है। कभी रेडिएशन जैसे एक्सरे एक्सपोजर हो गया, इस तरह की चीज़ें, या आपने बहुत ड्रग्स ले ली, मेडिसिन किसी तरह की बहुत ले ली, वो सब भी ये डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, दिस ऑल्सो इज समटाइम्स हैज़ बीन सीन विद कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका?
ट्रीटमेंट लार्जली जब हम कंफर्म करते हैं कि ब्लीडिंग है, अंदर यूट्रस के अंदर थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन है, जब भी सेपरेशन होता है मेम्ब्रेन्स का तो यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्शन रहता है, और अगर प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर वो ब्लड कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता और एबॉर्शन का चांस बहुत हाई रहता है। यूजुअली व्हाट वी एडवाइज इज बेड रेस्ट एंड प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन। वैसे आजकल स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों का मानना है कि किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको अपने आप ग्रो करना है, अगर उसका जेनेटिक पोटेंशियल ठीक है, तो वो सिंपल बेड रेस्ट से या सिंपल सप्लीमेंटेशन के लेने के बाद भी वो ग्रो कर जाएगा। और अगर उसको नहीं ग्रो करना है तो एनी अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इंडिया में पेशेंट्स भी और शायद डॉक्टर्स भी सभी दोनों ही इस बात को लेके ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि वो प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन दें, टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में, बेड रेस्ट एडवाइस करें और उसको ग्रेजुअली फॉलो करते रहें। ये मान के चलना चाहिए कि अगर ये कंडीशन है, इन 50% ऑफ केसेस ये ठीक हो जाएगी, इन द रेस्ट 50% शायद ठीक नहीं भी हो पाए। उसके लिए पेशेंट्स को, उनके घर वालों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और ऐसा अगर है, एक बार ऐसा हो गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें कि ये बार बार ये प्रॉब्लम रिकर करती है, जिसको कि हम रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। एंड उन केसेस में फिर जो है इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस एंड स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद।